नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है नमामि गंगे कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव और गिरिधारी यादव ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि नमामि गंगे कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है, कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कार्यक्रम के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ने के क्या कारण है, कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था, जो 5 वर्ष के लिए मार्च 2021 तक का था। अब इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जून 2025 तक 41,696 करोड़ रुपए की लागत से कुल 502 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 323 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं सीवेज अवसंरचना के निर्माण से संबंधित है, क्योंकि अनुपचारित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। कुल 212 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें 34,526 करोड़ रुपए की लागत से 6,540 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता के निर्माण और पुनर्वास करना शामिल है। 136 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3,781 MLD STP क्षमता का सृजन और पुनर्वास हुआ है। अवसंरचना और सीवरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कुछ परियोजनाओं में कई कारणों से देरी हो रही है, जिनमें नए सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान, सीवेज से संबंधित नेटवर्क के लिए मार्गाधिकार जैसी वैधानिक मंजूरी जारी करना, सड़क बनाने के लिए अनुमति प्राप्त करना, वन और राजस्व विभाग जैसे सक्षम प्राधिकारियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। इन चुनौतियों का समाधान करने और उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजनाओं की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो रहा है। प्रगति का मूल्यांकन करने, संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से विस्तृत परियोजना समीक्षा बैठकें, केंद्रीय निगरानी समिति की बैठकें और अधिकार पात्रता कार्यदल की बैठकें आयोजित करता है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप 502 स्वीकृत परियोजनाओं में से 323 पूरी हो चुकी हैं, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कुल परियोजनाओं का लगभग 64% है। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी पर प्राथमिकता वाले नदी खंड भी इसमें शामिल हैं, जिनमें उत्तराखंड प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्जापुर से गाजीपुर तक के क्षेत्र प्राथमिकता श्रेणी 5 के अंतर्गत आते हैं। बिहार में बक्सर, पटना, फतवा और बागलपुर से लगे क्षेत्र प्राथमिकता श्रेणी 4 के अंतर्गत आते हैं। झारखंड प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से हल्दिया तक का क्षेत्र प्राथमिक श्रेणी 4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा घुलित ऑक्सीजन का मान, जो नदी की स्थिति का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों के अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे हिस्से में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन के लिए संतोषजनक है। वर्ष 2024-25 के दौरान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 50 स्थानों और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 26 स्थानों पर किए गए जैव निगरानी के अनुसार जैविक जल गुणवत्ता मुख्यतः अच्छी से मध्यम के बीच रही। विविध बेंथिक मैक्रो इन्वर्टिब्रेट प्रजातियों की उपस्थिति जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए नदियों के पारिस्थितिक क्षमता को दर्शाती है। इसके अलावा पिछले 1 दशक में गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2009 में अनुमानित बेसलाइन 2500 से 3000 डॉल्फिन से वर्ष 2015 में यह संख्या लगभग 3,500 हो गई। वर्ष 2021-23 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार ये संख्या और बढ़कर लगभग 6,327 हो गई। वर्ष 2009 से दुगने से भी अधिक की वृद्धि ये दर्शाता है। गंगा बेसिन में 17 सहायक नदियों में 2021-23 के मूल्यांकन ने कई नदियों में डॉल्फिन की उपस्थिति की पुष्टि की, जहां पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे रूपनारायण, गिरवा, कोरियाला, बाबई, राप्ती, बागमती, महानंदा, केन, बेतवा और सिंध। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 30 जून 2025 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को 19,679 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विमानपत्तनों का विकास और उन्नयन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद संदीपन राव, आसाराम घुमरे, ज्ञानेश्वर पाटिल, नीलेश ज्ञानदेव लंके और डॉक्टर शिवाजी बंडाप्पा कालगे ने। इन सांसदों ने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत विभिन्न हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का वर्षवार और राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है। आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा और प्रकृति क्या है और उनके पूरा होने की समय सीमा क्या है। सरकार द्वारा धनराशि के कुशल उपयोग और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए देश भर में मध्य प्रदेश सहित राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पीपीपी भागीदारों ने वायु यातायात यात्रियों की वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण पर वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 96,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है, जिसमें नए हवाई अड्डे, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार, सुधार, नई यात्री सुविधाओं को जोड़ना, मौजूदा रनवे का विस्तार, सुदृढ़ीकरण, एप्रन, विमान दिग्चालन सेवाएं, कार्य जैसे नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक शामिल हैं। इनमें एएआई का 25,000 करोड़ रुपए से अधिक और शेष निजी हवाई अड्डा संचालकों, विकासकर्ताओं का हिस्सा शामिल है। एएआई पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से अपने संसाधनों से करता है और कुछ भाग बजटीय अनुदान से क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़े देश का आम नागरिक के प्रथम चरण के अंतर्गत असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों, जल हवाई अड्डों के जीर्णोद्धार, उन्नयन के लिए आवंटित 4,500 करोड़ रुपए और 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों, वाटर एरोड्रोमों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंडों के जीर्णोद्धार के लिए आरसीएस उड़ान के द्वितीय चरण में आवंटित 1,000 करोड़ रुपए। निजी हवाई अड्डा संचालक, विकासकर्ता अपने स्वयं के स्रोतों से पूंजीगत व्यय करते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन अवधि 2019-20 से 2024-25 के स्वीकृत आंकड़ों के आधार पर पिछले 5 वर्षों के दौरान एएआई और निजी हवाई अड्डा संचालकों, विकासकर्ता द्वारा पूंजीगत व्यय लाभ 11,742 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2020-21, 13,294 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 21-22, 17,879 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2022-23, 19,260 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2023-24 और 19,317 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024-25 रहा है। हवाई अड्डों का उन्नयन, आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य हवाई अड्डा संचालकों, विकासकर्ता द्वारा समय समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक आर्थिक महत्व, यातायात की मांग, ऐसे हवाई अड्डों तक परिचालन के लिए एयरलाइनों की स्वेच्छा के आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, भोपाल, नवी मुंबई, नोएडा के जेवर, भोगापुरम, अयोध्या, कुशीनगर, सिंधुदुर्ग, होलोंगी, धुलेरा, देहरादून, अगरतला, पटना, विजयवाड़ा, देवघर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपति, बैंगलोर, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, कोल्हापुर, जबलपुर, ग्वालियर, राजकोट, लेह, हुबली, इम्फाल, जोधपुर, उदयपुर, राजमुंदरी, बेलगावी, शिवमोगा, विजयपुरा, हसन, प्रयागराज, तूतीकोरिन, रीवा, सतना, दतिया सहित देश भर के कई हवाई अड्डों पर एएआई और निजी हवाई अड्डा ऑपरेटरों, डेवलपर्स द्वारा हवाई अड्डा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हवाई अड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि। नागर विमानन मंत्रालय हवाई अड्डा परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, हवाई अड्डा विकासकर्ता और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करके समय समय पर हवाई अड्डा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी अपनी परियोजनाओं की आंतरिक समीक्षा करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMAYU के अंतर्गत शहरों और शहरी स्थानीय निकायों के कवरेज से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित योजना क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू की है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या इस योजना में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस योजना के अंतर्गत कस्बों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? इस योजना से लाभान्वित होने वाले महानगरों की संख्या कितनी है? इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कार्यान्वयन कर रहा है।
PMAYU को जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के किसी ऐसे प्राधिकरण जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित योजना, विकास क्षेत्र संबद्ध बाद में अधिसूचित कस्बों के साथ महानगरों और छोटे शहरों में कार्यान्वयन किया गया है। कस्बों और विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए अनुरोध के आधार पर मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। PMAYU के आवासों को देश भर के सभी महानगरों सहित 4,895 शहरों, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, अधिसूचित क्षेत्रों, छावनी बोर्डों में स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा PMAYU के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 1/9/2024 से PMAYU 2.0 सभी के लिए आवास मिशन शुरू किया गया है, ताकि 4 घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता की जा सके। अधिसूचित योजना क्षेत्रों, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहर, कस्बे और ऐसे क्षेत्र जहां PMAYU कार्यान्वित है, PMAYU 2.0 के तहत कवर किए जाते रहेंगे। राज्यों द्वारा अधिसूचित नए शहरों, शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए अनुरोधों के आधार पर सूची में शामिल किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMKSY के तहत अनुमोदित परियोजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिलेश्वर कामेत ने। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत अब तक अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है। इसके अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है। इस सवाल का जवाब दिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 30 जून 2025 तक PMKSY की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1,601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन परियोजनाओं को 6,411 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता वितरित या जारी की जा चुकी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है खेलों में आयु धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय संहिता का मसौदा 2025 से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर दिनेश शर्मा और ब्रिजलाल ने। इन सांसदों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि खेलों में आयु धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय मसौदा संहिता 2025 की वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय खेल व्यवस्था में सुशासन को बढ़ाने और खिलाड़ियों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए इन मसौदा नीतियों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं। इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि खेलों में आयु धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय संहिता 2025 का मसौदा खेल परिसंघों, एथलीटों, कोचों, खेल प्रशासकों और आम जनता सहित सभी हितधारकों से 14 अप्रैल 2025 तक टिप्पणियां सुझाव आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। मंत्रालय को टिप्पणियां सुझाव प्राप्त हो गए हैं। NCAAFS 2025 के मसौदे की कुछ विशेषताएं भी उन्होंने साझा की, जिनमें अनिवार्य आयु सत्यापन और डिजिटल लॉकिंग, आयु संबंधी विसंगतियों के लिए चिकित्सा परीक्षण, उल्लंघनों के लिए समान दंड, विसल ब्लोअर तंत्र, सेल्फ डिस्क्लोजर के लिए एमनेस्टी कार्यक्रम, 2 स्तरीय अपीलीय तंत्र, समर्पित राष्ट्रीय डेटाबेस, QR सक्षम ID कार्ड। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है घरेलू पर्यटकों से मिलने वाले राजस्व से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि भारत का 95% पर्यटन राजस्व घरेलू पर्यटकों से आता है। अगर हाँ, तो मंत्रालय 2047 तक $3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है। क्या ये भी सच है कि पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यटक सुरक्षा प्रमुख चिंता के विषय हैं। अगर हाँ, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है। इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के अंतिम अनुमानों के अनुसार
पर्यटन क्षेत्र ने वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 15.73 लाख करोड़ का योगदान दिया, जो कि कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन संबंधी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश में विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए कई पहले की हैं, जिनमें पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी मिशन प्रसार और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय अपने विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का संवर्धन करता है। इनमें से कुछ पहले हैं देखो अपना देश अभियान, चलो इंडिया अभियान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व। सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जैसे क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित पहलों के माध्यम से समग्र गुणवत्ता पर और आगंतुक अनुभव को बेहतर बनाना। अन्य विशिष्ट विषयों के साथ ही निरोगता पर्यटन, पाक कला पर्यटन, ग्रामीण इको पर्यटन जैसे विषयगत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे को बढ़ाया जा सके। पर्यटन स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से स्वच्छता कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय देश भर में IITTM, केंद्रीय IHM, राज्य IHM और FCI जैसे संस्थानों के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें प्रतीकात्मक अभियान और प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध अभियान शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य पर्यटकों, छात्रों और पर्यटन हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। यद्यपि पर्यटकों की सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है, पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के समक्ष इस मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है गगनयान मिशन की स्थिति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने। उन्होंने अंतरिक्ष विभाग से पूछा कि गगनयान मिशन, इसकी तकनीकी प्रगति और इससे होने वाले आर्थिक लाभ की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका ब्यौरा क्या है। मिशन के लिए चयनित भारतीय वायुसेना के पायलटों के प्रशिक्षण की क्या प्रगति है। गगनयान मिशन के अंतर्गत दूसरे परीक्षण वाहन मिशन और मानव रहित कक्षीय उड़ानों की अपेक्षित समय सीमा क्या है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि गगनयान मिशन की वर्तमान स्थिति और उसमें प्राप्त प्रमुख तकनीकी प्रगति का विवरण उन्होंने साझा किया, जिसमें मानव अनुकूलित प्रमोचन यान, विकास और भू परीक्षण संपन्न, कक्षीय मॉड्यूल, कर्मी दल मॉड्यूल और सेवा मॉड्यूल के लिए नोदन प्रणालियों का विकास किया गया और उनकी जांच की गई। ECLSS इंजीनियरिंग मॉडल को साकार किया गया। कर्मी दल निकास प्रणाली CES 5 प्रकार की मोटर विकसित किए गए और उनकी स्थैतिक जांच की गई। अवसंरचना स्थापित, कक्षीय मॉड्यूल निर्माण सुविधा, गगनयान नियंत्रण केंद्र, गगनयान नियंत्रण सुविधा, कर्मी दल प्रशिक्षण सुविधा, द्वितीय प्रमोचन पैड संशोधन। अग्रगामी मिशन CES के अधिप्रमाणन के लिए एक परीक्षण यान का विकास किया गया और TVD-1 में उसका उड़ान परीक्षण किया गया। TVD-2 और IADT-1 के लिए कार्यकलाप प्रगति में है। उड़ान प्रचालन और संचार नेटवर्क, भू नेटवर्क संरूपण को अंतिम रूप दिया गया। IDRSS-1 फीडर केंद्रों और स्थलीय लिंकों की स्थापना की गई। कर्मी दल वापसी संबंधी प्रचालन, पुनः प्राप्ति वाली वस्तुओं को अंतिम रूप दिया गया। पुनः प्राप्ति की योजना बनाई गई। सेवा मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली, योग्यता परीक्षण कार्यक्रम सहित विकास कार्य पूरा किया गया। प्रथम कर्मी दल रहित मिशन G1, C-32G चरण और CES मोटरों को साकार किया गया। HS-200 मोटरों और CES अग्रांत को कर्मी दल मॉड्यूल भार निस्तारण मोटर स्तंभित किया गया। कर्मी दल मॉड्यूल और सेवा मॉड्यूल संरचना तैयार की गई। कर्मी दल मॉड्यूल चरण 1 की जांच पूरी की गई। गगनयान मिशन से होने वाले आर्थिक लाभ, गगनयान के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से निवेश आकर्षित होगा। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। इससे नए नवाचारों के विकास और औषधि, जैव चिकित्सा यंत्रीकरण, सामग्री विकास, कक्षा में निर्माण, अंतरिक्ष पर्यटन में अनुसंधान और अन्य अप्रत्याशित उत्पादों की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ होंगे। गगनयान मिशन के लिए चयनित भारतीय वायुसेना पायलट का सामान्य परीक्षण रूस में पूरा किया गया। गगनयान मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और सुविधाएं विस्तृत रूप से विकसित की गई। वर्तमान में चयनित भारतीय वायुसेना पायलट के गगनयान विशिष्ट प्रशिक्षण के 3 सेमेस्टर में से 2 पूरे हो चुके हैं। लक्षित तिथियां भी साझा की गई, जिनमें दूसरा परीक्षण वाहन मिशन यानी TVD-2 2025 की तीसरी तिमाही, गगनयान मिशन के तहत पहली मानव रहित कक्षीय उड़ान 2025 की चौथी तिमाही,
दूसरी और तीसरी मानव रहित कक्षीय उड़ानें G2 और G3 2026। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है असफल यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अवसर से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद रायगा कृष्णैया ने। उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से पूछा कि क्या साक्षात्कार स्तर तक पहुंचने वाले असफल यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एक अच्छा रोजगार अवसर मंच शुरू करने का कोई प्रस्ताव है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने छात्र यूपीएससी के साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब दिया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में असफल अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने जून 2016 में सार्वजनिक प्रकटीकरण स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत उन गैर अनुशंसित अभ्यर्थियों का विवरण संबंधित भर्ती अभिकरणों द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है, जो भर्ती परीक्षाओं के लिए विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन उन्हें अंतिम रूप से चयन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया। इस निजी सार्वजनिक नियोक्ताओं द्वारा अपने संबंधित संगठनों में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए देखा या प्रयुक्त किया जा सकता है। ये स्कीम राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया है, जिसमें निजी कंपनियां, पीएसयू, अन्य संगठन इन गैर अनुशंसित अभ्यर्थियों को अपने संगठनों में भर्ती के लिए विचार करने के लिए इनके विवरण प्राप्त करके पंजीकरण करा सकते हैं। सार्वजनिक प्रकटीकरण स्कीम के संबंध में और सूचना इस विभाग की वेबसाइट पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर और संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2020-21 से 2024-25 तक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 52,910 है। इस अवधि में साक्षात्कार के बाद चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 33,950 है।